गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, इसके अंतर्गत हम लोगों ने सैन्य वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व पढ़ लिया है। अब हम ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व पढ़ेंगे। क्या? ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व। ये ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व क्या है? इसका सीधा सीधा संबंध है इकोनॉमी से। किससे? अर्थव्यवस्था से। ढांचागत ताकत के अर्थ में जब हम अर्थ देख रहे हैं, ढांचागत ताकत में अर्थ देख रहे हैं, तो ये इसमें क्या आ जाती है? सीधे सीधे अर्थव्यवस्था आ जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले देखा है कि सैन्य अर्थों में वर्चस्व, अमेरिका के सामने यहां पर कोई नहीं टिकता है। सांस्कृतिक ढांचे में वर्चस्व, सांस्कृतिक जो संदर्भ था उसमें जो हमने वर्चस्व देखा, वहां पर भी अमेरिका ने अच्छी खासी बढ़त हासिल कर रखी है वैश्विक स्तर पर। वहां पर भी दूसरे देश अमेरिका के नजदीक नहीं है, भले वो भी सांस्कृतिक रूप से अपने को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाए जितनी ज्यादा प्रगति सांस्कृतिक क्षेत्र में अमेरिका ने की। अब हम देखते हैं ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व। ठीक है, क्या होता है ये ढांचा? स्ट्रक्चर। ढांचा क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर को देखना है कि यहाँ जो अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ अमेरिका की स्थिति क्या है? यहाँ पर अमेरिका, इस वर्चस्व में अमेरिका की स्थिति क्या है? तो पहले हम देखते हैं विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु मुहैया कराना। ठीक है, विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु मुहैया कराना। विश्वव्यापी का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, जो विश्व में व्याप्त है। ठीक है ना, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, विश्वव्यापी हो गया। सार्वजनिक वस्तु, ये सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? सार्वजनिक वस्तु क्या है? जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ अभी, ये कलम दिख रही है आपको, इस कलम का मैंने उपभोग किया। ठीक है, मैंने क्या किया? इसका उपभोग किया, उपभोग कर लिया। इसके पश्चात कोई दूसरा आया, उसने भी इसका उपभोग किया। तीसरा, उसने भी उपभोग किया। चौथा, उपभोग करते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही। ये क्या नहीं हो रही? खत्म नहीं हो रही। तो सार्वजनिक वस्तु से हमारा तात्पर्य है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी चीज का उपभोग कर लेता है, उपभोग करने के पश्चात जब दूसरा व्यक्ति भी उस वस्तु का उपभोग करता है, तो उस वस्तु में कोई कमी नहीं आती है। यह होगी सार्वजनिक वस्तु। अब इसका उदाहरण क्या हुआ? वायु, जो ठीक है, ऑक्सीजन, सड़क, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं हैं। क्या है ये? सार्वजनिक वस्तुएं। अब देखिए, सार्वजनिक वस्तु समझ आ गई। अब हम विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु, अब हम आपको पूरा का पूरा समझा रहे हैं। विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु मुहैया कराना। अब वर्चस्व देखिए, अभी विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु क्या है? ये आपको दिख रही होंगी, डॉक्टर की जैसे 2 गोलियां बना रखी, एक सुबह एक शाम। तो विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु, इसमें देखिए एक आता है समुद्री व्यापारिक मार्ग। क्या? समुद्री व्यापारिक मार्ग। एक क्या कहा मैंने आपसे? समुद्री व्यापारिक मार्ग। ये समुद्री व्यापारिक मार्ग, इनका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? समुद्री व्यापारिक मार्ग, इनका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध? देखिए, ये जो समुद्री व्यापारिक मार्ग है, यहां से क्या होता है? ये क्या चीज है? समुद्री व्यापारिक मार्ग, ये व्यापार का एक रास्ता है। व्यापार का क्या है? ये रास्ता। अभी समुद्री व्यापारिक मार्ग कहां से होते हैं? ये महासागरों, सागरों से होते हुए गुजरते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, होता क्या है कि 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व के महासागरों और सागरों पर जो नीति नियंत्रण का काम करता था, वो ब्रिटेन हुआ करता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो ये काम किसके हाथों में चले गया? अमेरिका। यानी कि अमेरिका शक्तिशाली हो गया था और उस समय ब्रिटेन धराशायी हो चुका था। ठीक है, धराशायी, भले ही इस तरफ था, जीत गया था, लेकिन क्या है, काफी नुकसान ब्रिटेन को उठाना पड़ा। अब समुद्री व्यापारिक मार्ग आज की डेट में, और शीत युद्ध के समय पर क्या हुआ कि अमेरिका ने पूरे समुद्रों पर, विश्व के अधिकांश जितने भी समुद्री भाग हैं, अधिकांश जगह पर अपना क्या कर लिया? वर्चस्व जमा लिया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक जहाज ये है, एक देश का जहाज, एक देश का जहाज, एक देश का जहाज, एक देश का जहाज, और ये पूरा आपका
विश्व, ये ग्लोब मान लीजिए इसको, ठीक है। अब ये जहाज मान लीजिए, अब सुनिए, यहां पर हमने क्या कहा, अमेरिका ने समुद्री व्यापारिक मार्गों पर क्या कर रखा है, नियंत्रण कर रखा है। एक मार्ग मान लीजिए, एक ये है, एक ये है, ये मार्ग है मान लीजिए, ठीक है ना, ये मार्ग है, ये क्या है, मार्ग बना दिए। अब मान लीजिए ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज चलिए अब यहां से जाएगा, ठीक, ये गया यहां पर से, यहां पर तो नियंत्रण अमेरिका का है ना। अमेरिका ने जो नियम बना रखे हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार बना रखे हैं। आवाजाही कौन सुनिश्चित कर रहा है, अमेरिका सुनिश्चित करवा रहा है, ठीक है, आप समझ रहे बात को, अमेरिका। अब यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां मान लीजिए ये देश यहां पर है, इसका यहां आ रहा है व्यापार मान लीजिए, तो देखो कितनी जगह से, यानी कि इतनी जगह पर हमको अमेरिकी दखल अंदाजी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व हम देख रहे हैं, समुद्री व्यापारिक मार्गों पर उसने अपना क्या कर रखा है, प्रभुत्व तो जमा रखा है। अब वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं। वर्तमान संदर्भ में खाली अमेरिका ही ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं कि इस समय कौन, चीन क्या करता जा रहा है, विश्व के समुद्रों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करता जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया, विश्व के समुद्रों में क्या कर रहा है, अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करता जा रहा है, ठीक है। सोवियत संघ, रूस तो पहले से ही बना रखा है, तो इस तरीके से टक्कर दे रहा है कौन, चीन, किसको, अमेरिका को, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई समुद्री व्यापारिक मार्ग की, कि किस तरीके से कोई भी वर्चस्वशाली देश दूसरे देश में दूसरे देश के जहाजों पर दखल अंदाजी करता है, समुद्री मार्गों पर दखल अंदाजी करके नियम कानूनों को अपने हिसाब से ढालता है, ठीक है। अब दूसरी एक चीज और है, एक चीज तो ये हो गई, अब दूसरी इंटरनेट, दूसरा क्या काम है, इंटरनेट। देखिए इस इंटरनेट ने क्या किया, इंटरनेट ने आज पूरे विश्व को लगभग एक कर रखा है, ठीक है, पूरे विश्व को एक कर रखा है, ये आज संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। लेकिन एक चीज है कि जो ये इंटरनेट है, इसका विकास आपको पता है कि कब हुआ, 1950 के दशक में अमेरिकी सैन्य अनुसंधान के लिए किया गया, ठीक है ना। अमेरिका की सेना ने इसका प्रयोग किया, 1950 से ये शुरू हुआ। तो जो इंटरनेट है किस पर निर्भर है, उपग्रह प्रणाली पर निर्भर है, किस पर, उपग्रहों की प्रणाली पर। तो आज भी अधिकांश अधिकांश जो उपग्रह हैं इंटरनेट से रिलेटेड किसके नियंत्रण में है, अमेरिका के नियंत्रण में। तो पहली चीज समझी हमने क्या, विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु मुहैया कराना। तो इसमें देखो अमेरिका को टक्कर मिली है, क्या कहा हमने आपसे, अमेरिका को टक्कर मिली है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका। अब देखते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका क्या है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में देखिए अमेरिका का वर्तमान समय में विश्व की अर्थव्यवस्था में 21% भाग है। क्या कहा हमने आपसे, 21% भाग है किसका, अमेरिका का। कहां, विश्व की अर्थव्यवस्था में। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, यूरोपीय संघ के अंदर के व्यापार को भी समाहित कर लें तो फिर अमेरिका का हिस्सा वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो जाता है 14%, ठीक है। ये देखिए यानी कि अभी भी विश्व की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा हिस्सा किसका है, काफी ज्यादा भाग किसका है, अमेरिका का। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देश, इसके साथ साथ क्या है, चीन भी इसके पीछे पीछे चल रहा है, फिर भारत भी यहां पर क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, ब्राजील वगैरह बाकी जो भी राष्ट्र हैं सब क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, अमेरिका ही आगे है। अब हम पीपीपी, ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल की बात करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता। क्या कहा हमने आपसे, क्रय शक्ति समता। ये क्रय शक्ति क्षमता में जरा मामला उलट गया है। क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ा भाग चीन का है। क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ा भाग किसका है, चीन का है। उसके बाद आता है अमेरिका का नंबर, उसके बाद किसका नंबर आता है, अमेरिका का नंबर, और फिर किसका नंबर आ रहा है, भारत का नंबर। ये 2018 के आंकड़े हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था में एकमात्र दबदबा अमेरिका का नहीं है। समझ आ गई बात, एकमात्र दबदबा अमेरिका का नहीं है। अमेरिका को टक्कर देने वाली शेष अर्थव्यवस्थाएं भी काबिज हैं। रूस, चीन, भारत, ठीक है, ये सब क्या करते जा रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं, है ना।
रूस तो उतनी नहीं कर रहे, लेकिन आपका चीन और भारत क्या है, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में अगर 2019 में देखें, भले ही आज अर्थव्यवस्थाएं जरा डामाडोल कर रही हैं विश्व की, लेकिन फिर भी हम आपके किताब के 2018 के आंकड़ों के अनुसार क्या है, जो ट्रिपल पी के बेस पर है, चीन सबसे आगे, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद भारत है। तो ये रही विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका, तो आपको समझ आ गया होगा। अमेरिका का प्रभाव इतना है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो कहीं भी कोई भी सर्वे हो जाए उनमें टॉप 3 में रहती हैं वो कंपनियां। कोई भी सर्वे होता है, सर्वेक्षण होते रहते हैं कि विश्व की कौन सबसे अच्छी कंपनी है, किसका व्यापार सबसे ज्यादा है, इस तरीके के जो भी सर्वेक्षण होते रहते हैं उनमें अमेरिका की कंपनियां टॉप 3 में होती ही होती है। ठीक है, अब देखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली आपने उस समय भी पढ़ी होगी, कब, शॉक थेरेपी जब हम पढ़ रहे थे। इस ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत ही आपको याद होगा IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इनका क्या किया गया, गठन किया गया और इनके द्वारा क्या शॉक थेरेपी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ठीक है ना, तो शॉक थेरेपी इन्हीं के द्वारा आगे बढ़ाई गई थी। आज भी क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था में ये क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो देखो, आज की डेट में खुद अमेरिका WTO पर आरोप लगा रहा है कि वो चीन के हित की बात करता है, कि वो किसके हित की बात करता है, चीन के हितों की बात करता है, वो चीज अलग है। लेकिन ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आज भी, ये जो प्रणाली ये है IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये आज भी अधिकांश विकासशील देशों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। विकसित देशों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन को लेकर निश्चित तौर पर मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। ठीक है, MBA की डिग्री बहुत सुने होंगे आप लोग, हम भी सुने हैं। तो ये MBA की डिग्री क्या है, देखिए जो MBA की अवधारणा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो अवधारणा है, ये अवधारणा प्योर अवधारणा अमेरिका की है। 1881 में यहाँ पर एक बिजनेस स्कूल खुलता है। ठीक है ना, 1881 में क्या खुलता है, बिजनेस स्कूल खुलता है, कहां पर, अमेरिका में। 1900 से सन 1900 से क्या होता है, अमेरिका में MBA की शुरुआत होती है, MBA की शुरुआत होती है। तो देखिए ये MBA किस पर निर्भर, क्या है ये MBA, ये कह रहा है कि कौशल, स्किल, क्या कौशल, आदमी में क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ये कौशल और ये स्किल कहां जाकर डेवलप होता है, ये कह रहे हैं कि जब हम किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाएंगे तो वहां जाकर ये डेवलप होता है, क्या कौशल या स्किल डेवलप होता है, कहां जाकर, किसी संस्थान में जाकर, इसीलिए MBA करते हैं आपने। तो 1900 में अमेरिका से MBA शुरू होता है और विश्व में इसकी शुरुआत 1950 से होती है। यानी कि अमेरिका के बाहर ये जो MBA का कॉन्सेप्ट है ये कब जाता है, 1950 के बाद। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि व्यापार प्रबंधन का जो मास्टरी है वो शेष विश्व ने 50 साल बाद सीखी, उसको अमेरिका 50 साल पहले ही सीख चुका है। ठीक है, तो यहां पर भी अमेरिका को क्या मिल रही है, बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम यहां पर क्या देखते हैं कि ढांचागत ताकत के अर्थ में जो अमेरिकी वर्चस्व है वो क्या है, सैन्य वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व से कम है, क्योंकि यहां पर उसको टक्कर मिल रही है विश्व के शेष देशों से। ठीक है, बहुत देश उसको यहां पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि यहां पर इसको अपनी जगह बनाने के लिए, बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए निरंतर कार्य करना पड़ रहा है। वहां पर उसने सांस्कृतिक और सैन्य में पहले ही बहुत ज्यादा काम कर रखा है। तो अब एक चीज और, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरा का पूरा फैलाव, जो उसका फैलाव है पूरे विश्व में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो विस्तार, क्या कहा हमने आपसे, पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा बहुत जगहों पर, पूरे विश्व में उसका फैलाव है। उसकी प्रौद्योगिकी सब जगह विद्यमान है, तकनीक के क्षेत्र में वो आगे है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ढांचागत ताकत के अर्थ में जब हम अमेरिकी वर्चस्व को देखते हैं तो हमें यहाँ पर अमेरिका को प्रतिस्पर्धा देते हुए अन्य देश भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व। अब हम देखेंगे अमेरिका की राह में अवरोध। अब क्या देखेंगे, अमेरिकी शक्ति के राह में अवरोध।
क्या देखेंगे अब हम अवरोधों को देखेंगे कि अमेरिका के रास्ते में कौन कौन से अवरोध मौजूद है। ठीक है, अमेरिका के रास्ते में कौन कौन से अवरोध मौजूद हैं। अवरोध देखने हैं, क्या देखने हैं, अवरोध यानी कि रुकावट। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में कौन कौन से अवरोध मौजूद हैं, कौन कौन सी रुकावटें मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं। पहली रुकावट है अमेरिका की संस्थागत बनावट। अमेरिका की संस्थागत बनावट हम पढ़ क्या रहे हैं, अमेरिकी वर्चस्व के राह में अवरोध, संस्थागत बनावट। तो पहला क्या, अमेरिका की संस्थागत बनावट। तो समझिए अमेरिका की संस्थागत बनावट क्या है। अमेरिका में देखिए ये शक्तियां 3 भागों में विभाजित है। क्या कहा हमने आपको, शक्तियां कितने भागों में विभाजित है, शासन की जो प्रणाली है वो कितने हैं, 3 भागों में। शासन प्रणाली कितने भागों में, 3 प्रणालियों में। तो उसी शासन व्यवस्था में जो 3 भाग है उसी का एक अंग है कार्यपालिका। उसी का एक अंग क्या है, कार्यपालिका। उसी का एक अंग क्या है, कार्यपालिका। ये कार्यपालिका क्या करती, देखिए अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध यानी रुकावट। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें विद्यमान है, उनमें पहली रुकावट देख रहे हैं संस्थागत बनावट। और ये जो रुकावटें हैं आंतरिक रुकावटें, कैसी, आंतरिक रुकावटें। ठीक है ना, ये इनके देश के अंदर ही विद्यमान है जो इनके वर्चस्व में अवरोध पैदा कर रही है। तो उसके अंतर्गत हम पहला देख रहे हैं संस्थागत बनावट। इस संस्थागत बनावट के अंतर्गत क्या हो रहा है, जो कार्यपालिका है अमेरिका की, जो कार्यपालिका है वो यहां की सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाती है। समझ आ गई बात आपको, जो कार्यपालिका है अमेरिका की वो क्या करती है, अमेरिका की सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाती है। यानी कि जो अमेरिका है वो अपनी सेना शक्ति का जो प्रयोग करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। और हमने जो वर्चस्व पढ़ रहे, वर्चस्व में क्या देखा कि सैन्य क्षेत्र में अमेरिका के नजदीक कोई भी देश नहीं टिकता, दूर दूर तक भी नहीं टिकता। ठीक है, ये हमने देखा था। और यहां पर क्या देख रहे हैं, अवरोध देख रहे हैं, कार्यपालिका के नियंत्रण में है सैन्य शक्ति, किसकी, अमेरिका की। ठीक है, कार्यपालिका के नियंत्रण। तो पहला अवरोध दिख गया आपको। अब दूसरा देखिए, अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। अमेरिकी समाज की कैसी प्रकृति, उन्मुक्त प्रकृति। दूसरा देख रहे हैं हम। ठीक है, अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। उन्मुक्त प्रकृति का मतलब क्या है, खुली प्रकृति एक तरीके से। ठीक है ना, अमेरिकी समाज की प्रकृति कैसी है, खुली खुली प्रकृति रही है। यहां पर क्या होता है कि जो यहां का मीडिया वगैरह है इसने क्या किया, जन का जो मत है उसको बदलने की कोशिश की है। उसकी जो धारणा है, उसको सोचने समझने की क्षमता को क्या किया है, बदलने की कोशिश की है। अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, ध्यान से समझिए, अमेरिकी समाज में जो यहाँ की सरकार वगैरह है इन्होंने क्या किया है कि कहीं ना कहीं कोशिश की है कि जो अमेरिकी की जो समाज है उस समाज की इस उन्मुक्त प्रकृति को बदला जाए। इसने कोशिश भी की है, माध्यम अपनाए उसके लिए। लेकिन क्या हुआ, अंततः एक चीज देखने को मिलती है कि अमेरिका की जो ये समाज की उन्मुक्त प्रकृति है, यहाँ की जनता इस राजनीतिक यहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है, अमेरिका की जनता क्या, अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति को शंका की नजर से देखती है। अमेरिका की जनता अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति को क्या, गहरे शंका के भावों से देखती है। भले ही अमेरिका की जो सरकार है, यहाँ के मीडिया वगैरह है, इन्होंने इस उन्मुक्त प्रकृति को बदलने की कोशिश की है, इसमें बदलाव लाने की क्या की कोशिश की है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ की जो जनता इसने क्या कि जो यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है उस पॉलिटिकल कल्चर के प्रति क्या सशंकित रहे, आशंका हमेशा इनके मन में बनी रहती है। समझ आ गई, आशंकाएं क्या रहती है, मन में बनी रहती है कि जो ये राजनीतिक कार्य कर रहे हैं क्या सही है या गलत है। इस तरीके से जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि उनका डिसीजन क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं। इस चीज को लेकर जनता के मन में कहीं ना कहीं समस्याएं रहती हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा है हमारा नाटो। तीसरा क्या है, नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 1945।
9। अब देखो अमेरिकी वर्चस्व को ये दो मुख्य बिंदु जो अभी हमने पढ़े ये ज्यादा प्रभावित उतना नहीं कर पाते जितना नाटो करता है। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में जो सबसे बड़ा अवरोध है वो क्या है? नाटो है। ठीक है, नाटो क्यों है समझिए। एक तो नाटो जो है ये सारे के सारे क्या देश हैं? पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था वाले। नाटो के सारे देश क्या हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है कौन? नाटो के अंतर्गत। नाटो किस पर बात करता है? सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। नाटो किसकी बात करता है? सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। अब देखिए अगर इन नाटो देशों ने अमेरिका को खुद से अलग करना शुरू कर दिया तो क्या अमेरिका को फिर से उभरने में एक टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एक पूंजीवादी ये व्यवस्था ही नहीं, ये विचार भी है। ये क्या है? जो पूंजीवाद है आपने शीत युद्ध के दौरान पढ़ा, ये क्या है? विचार भी है। और इस विचारधारा के आधार पर अमेरिका ने बढ़त भी हासिल किया। आपने सांस्कृतिक वर्चस्व में पढ़ा है। ठीक है, तो एक सबसे मुख्य बिंदु क्या है? नाटो। इसका हमें उदाहरण भी वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। एक देश है तुर्की, किताब में नहीं है इसका जिक्र, बस आपको हल्का बता देता हूं। तुर्की एक देश है। इस तुर्की देश ने अभी S-400 मिसाइलों का सौदा किया है। किसके साथ? सोवियत संघ यानी कि रूस के साथ सौदा किया। ठीक है, अब जो तुर्की है ये पता आपको ये नाटो का सदस्य देश है। तुर्की किसका सदस्य देश है? नाटो का सदस्य देश है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाटो से देश कहीं ना कहीं खिसकने की शुरुआत कर रहे हैं। और इसका एक लक्षण हमें कहां दिखाई दिया? तुर्की में दिखाई दिया। तो अमेरिकी वर्चस्व की रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध इस समय नाटो संगठन है। ये नाटो ही अमेरिकी वर्चस्व पर क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है, जैसा कि तुर्की ने किया है। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? गठजोड़ बना रहे हैं। कहां पर? पश्चिमी एशिया में। कौन से लोग? जैसे तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, रूस हो गया, ये मिलकर गठजोड़ बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका के लिए समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ये 3 अवरोध हमने आज पढ़े। पहला क्या था? आपकी जो है अमेरिकी समाज की संस्थागत बनावट, दूसरा अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति और तीसरा नाटो। तो चलिए इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।